फ्रेंड, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न वर्ष 2023 और 2024 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम 121 प्रश्न संख्या 121 से लेकर 140 तक चर्चा करेंगे। इससे पहले के प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप स्टडी विथ आदित्य की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति से वंदे मातरम लिया गया है, तो वो उसका सही जवाब है आनंद मठ से लिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्ष 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया था। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आने की इनकी प्रबल संभावना है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? आपके ऑप्शन हैं मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कलकत्ता में। कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपना पहला मदरसा स्थापित किया था। आइए हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? 1780 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। ये तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 1878 तक का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। कब रद्द किया था? 1882 में रद्द किया था। और ये कब आया था? 1878 में ये आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। 1878 में आया था और रद्द कब किया गया था? 1882 में रद्द किया गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता दे दी थी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उनको अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता दी थी कि वो भी कुछ भी अपने में छाप सकते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को अपने पेपर में छापने का अधिकार था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। ये भी पूछता है किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। हमारा अगला सवाल है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और लोग इसमें कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं। हमारा पहले वाला सवाल देख लेते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। तो हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। अब अगर यहीं पर केवल पूछा जाता ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है,
तो इसका जवाब होता राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय तब होता जब केवल ब्रह्म समाज पूछा जाता है। अब यहीं पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज जब पूछा जाए तो भारतीय ब्रह्म समाज के हैं ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। अगर केवल ब्रह्म समाज पूछा जाए तो राजा राममोहन राय हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आगे आदि लग जाएगा तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर ले। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और जो केशव चंद्र सेन हैं, ये हैं हमारे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, केशव चंद्र सेन। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक था? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, तीसरा ऑप्शन है एम.वी. राघव चेरियार, चौथा ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी। हमारा सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तैलंग के प्रयासों से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मतलब इसमें तीन लोग महत्वपूर्ण हैं, एक फिरोज शाह मेहता, दूसरा बदरुद्दीन तैयब जी और तीसरा है के.टी. तैलंग। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 126। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह कौन थे? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा कर लेते हैं। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में। हरिपुरा कहाँ पे? हरिपुरा है गुजरात में। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस फिर खड़े हुए थे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, और वहाँ पर भी ये जीत गए थे और वहाँ पर इन्होंने सीता पट्टाभी रमैया को हरा दिया था। लेकिन महात्मा गांधी नाराज हो गए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कौन से अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ पर है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 127। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम उम्र में कौन शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, खुदीराम बोस या हेमू कालाणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम आयु में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद हुए थे। कौन थे वो? खुदीराम बोस। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था, जबकि उन्हें 11 अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई थी। फांसी के समय उनकी आयु 18 वर्ष 8 माह और केवल 8 दिन की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 128। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। दूसरा है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। तीसरा है सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है हमें सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति विद्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा
ये तीनों ही कथन गांधी जी के अनुसार सही लग रहे हैं और जो पहला है वो गलत है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ऐसा कथन कभी भी गांधी जी ने नहीं कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। क्या करना है? हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है, ना कि शत्रु को पराजित करना है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन है, पहला है एनी बेसेंट, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने सलाह दी थी गांधी जी को कि वह 1 वर्ष तक देश में केवल पर्यवेक्षक के रूप में रहें और विद्यार्थी के रूप में, मतलब उसकी निगरानी करें? ये कहा था ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। यही कारण है कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो उसका भी आंसर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 130, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? आपके ऑप्शन है, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू। कब छोड़ा था? असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि 1920 से लेकर 1922 के दौरान जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा में था, तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, सभी को ध्यान रखना जरूरी है। कौन कौन है फिर से एक बार देख लेते हैं। CR दास यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन के अनुसार में हमारा ऑप्शन चित्तरंजन दास सही है, CR दास सही है। हमारा अगला सवाल है, लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? आपके ऑप्शन है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो इसका कब घायल हुए थे? इसका सही जवाब है हमारा, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास, कहाँ पर? मद्रास में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया था। 1927 में मद्रास में निर्णय लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में बम्बई पहुंचा था। ये भी पूछता है कि कहाँ पहुंचा था? बम्बई में पहुंचा था। और कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 में पहुंचा था। उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन यानी साइमन कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे एवं जुलूस लगे थे। जहाँ जहाँ पे कमीशन गया वहाँ वहाँ पे पूर्ण हड़ताल हुई और कहा गया साइमन कमीशन वापस जाओ। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरता पर पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। और लेकिन उन्होंने मरने से पूर्व एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये जो इनका स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा उसमें ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। और ये पूछा जाता है कि यह कथन किसने कहा है कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा।
इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय का ये कथन है। यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ है उसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाकी रॉलेट एक्ट तो 1919 सभी लोग जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1935 में आया था। तो हमारा 35 तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन है ML नेहरू जी के द्वारा, J नेहरू जी के द्वारा, RK नेहरू जी के द्वारा या BL नेहरू जी के द्वारा। हमारा सही जवाब है ML नेहरू जी, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। कब तैयार की गई थी नेहरू रिपोर्ट? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 1928 में तैयार की गई थी नेहरू रिपोर्ट को। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है साइमन कमीशन 1927, जो भी ऊपर पढ़ा था। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और जो इसके सचिव थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। कब तैयार हुई थी नेहरू रिपोर्ट? वर्ष 1928 में तैयार हुई थी। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 133। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है जगजीवन राम, BR अम्बेडकर, घनश्याम दास बिरला या अमृतलाल ठक्कर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। इंपॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूना समझौता 1932 में हुआ था के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही थी। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवा संघ कर दिया गया था और घनश्याम दास बिरला यानी GD बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा, हरिजन सेवा संघ का पहला नाम क्या था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था और इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी थे। हमारा अगला सवाल है वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? बहुत ही अच्छा और यूनिक सवाल है कि पूछा गया इसमें वित्त विभाग किसको सौंपा गया था। आपके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत को, दूसरा ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई को, तीसरा ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू को, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद इब्राहिम को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रफ़ी अहमद किदवई को। कौन सा विभाग सौंपा गया था? वित्त विभाग सौंपा गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1937 में संपन्न हुए प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी, जिसको संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था, के कुल 228 सीटों में 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। कितनी सीटों पर? 134 और 228 सीटों में 134 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में जो प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत थे, कानून एवं न्याय मंत्री जो थे वो थे कैलाश नाथ काटजू, और जो वित्त विभाग जो सवाल में पूछा गया है, वित्त विभाग किसे दिया गया? रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया है। हमारा अगला सवाल है यह कथन किसने कहा है? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिक है। ऑप्शन है MK गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर मोहम्मद इकबाल या खान अब्दुल गफ्फार खान। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3,
सर मोहम्मद इकबाल द्वारा ये कथन कहा गया था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा ये कथन कहा गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 में यह उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने जब उनसे मुलाकात की थी तो उस दौरान यह कहा था कि आप यानी नेहरू जी एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। तो किसने कथन कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। और इस कथन का उल्लेख किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। कभी कभी पूछ लेता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 136। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया है? सवाल क्या है? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1940 में हुआ था। तो वही पूछा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है, पहला दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है सरोजनी नायडू, चौथा है विनोबा भावे। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही चुना गया है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। तो डेट याद करना जरूरी है, 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही हैं। जबकि अगर पहले सत्याग्रही के बारे में पूछा जाए तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी हैं। हमारा अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद हुआ था? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सिविल नाफरमानी आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और अगर हम बात करें तो 1922 में कौन सा हुआ था? 1922 में खत्म वो हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 से 1922 में। तो इसमें पूछा क्या गया है? स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में हुआ था। और किसने किया था? CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? CR दास। और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका ऑप्शन है हमारा CR दास। कभी कभी महासचिव पूछता है तो मोतीलाल नेहरू इसका सही जवाब है। हमारा प्रश्न नंबर 138वां है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? किसने क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से बात किया था? ये हमारे प्रश्न में पूछा गया। ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है आचार्य JB कृपलानी एवं C राजगोपालचारी, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, चौथा ऑप्शन है हमारा पंडित राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन के साथ ये आधिकारिक वार्ताकार थे, मतलब इन्होंने क्रिप्स मिशन के साथ बात किया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। ये प्रश्न प्री में बहुत बार पूछा गया है, PCS हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा गया है क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो मार्च 1942 में आया था। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 139, यह कथन किसका है? हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? पूछा गया है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में
दिवंगत होंगे। यानी कि ये है करो या मरो का नारा। जैसा कि सब लोग जानते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब इसमें यही पूछा गया है कि ये नारा कब दिया गया था। ऑप्शन है, पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कथन कहा गया था, करो या मरो का नारा। या फिर ये कहा गया था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से ये कथन जुड़ा हुआ है। हमारा आज का अंतिम और 140वां प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, या चौथा सवाल है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। कहाँ आया था? नई दिल्ली में आया था। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है इसकी डेट पूछता है तो कब आया था? 1946 में आया था। और क्रिप्स मिशन अगर पूछ ले तो 1942 में आया था। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड ए.वी. अलेक्जेंडर और तीसरे हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। इंपॉर्टेंट है, ने यह स्पष्ट किया था इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना एवं अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था का गठन किसके द्वारा किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा जो वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू आदित्य, स्टडी विथ आदित्य में। जय हिंद फ्रेंड्स।